जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा से सब संभव है और लगातार हम लोग कई तरह के उपाय, कई तरह की पूजा पद्धतियाँ आचार्यों से मिलकर आपको बताते हैं और जिसके जो मन अनुकूल बैठता है वो उन उपायों को करता है। और एक बार फिर से हम आपको ध्यान दिला दें कि एक बार में आप एक ही उपाय करें और वो पूरा हो जाए तो फिर दूसरा उपाय करें। और इन सभी उपायों का, पूजा पद्धतियों का एक ही मकसद है कि ईश्वर के प्रति, हनुमान जी के प्रति हमारी जो भक्ति है ये बढ़ती रहे। आज एक और विशेष विषय पे हम बात करने जा रहे हैं। बहुत जल्द कुछ खास संयोग बनने जा रहा है। उन संयोगों की जानकारी आज आपको ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी देंगे, जो कि वास्तु के भी अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जी तरुण जी, अभी तो चर्चा भी आप कर रहे थे कि काफ़ी कुछ ऐसा संयोग बन रहा है, एक विशेष दिवस आ रहा है। हम चाहते हैं कि भक्तों को आप बताएं। सभी दर्शकों के लिए बहुत ही एक ज़रूरी जानकारी है जो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। आगामी 17 जून 2023 को शनिचरी अमावस्या भी है और उसके समय के विषय में और उसके अलावा रात्रि में कितने बजे से इसी दिन शनिदेव वक्री हो रहे हैं, हम इसकी जानकारी देते हैं। अच्छा दर्शकों, 17 जून सुबह 10:42 से ये अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है। इसी को हम शनिचरी अमावस्या बोलते हैं और इस दिन खास तौर पे एक बहुत ही महासंयोग ये बन रहा है कि इसी के अंदर उसी दिन शनिदेव वक्री हो रहे हैं रात के 10:56 से 4 नवंबर 2023 तक, लगभग 2:42 तक दोपहर के। इन 140 दिन में शनिदेव के वक्री होने के कारण जितने भी जातकों की या तो शनिदेव की 7.5 या शनिदेव की चतुर्थ ढैया या शनिदेव की जो अष्टम ढैया रहेगी, उसमें कहीं ना कहीं हम सबको ही ये अवश्य ही प्रभावित करेगी। इसमें हम दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं मनोज जी कि इसमें जो हम शनिदेव की ढैया या 7.5 की बात करते हैं या अष्टम ढैया की बात करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं कि जिस राशि में चंद्रदेव बैठे हुए हैं उनके लिए ये ढैया कैसी रहेगी और इसमें क्या क्या परेशानियां और आ सकती हैं। जबकि किसी भी प्रकार के मनुष्य के लिए इन पूरे 140 दिनों के अंदर, चाहे उसका कोई भी लग्न हो, हम दर्शकों को बता देते हैं जो कुंडली का हमारा पहला घर होता है वहाँ पे अक्सर आपने हिंदी में ल शब्द देखा होगा, उसका मतलब होता है लग्न। अब यदि ये लग्न का नंबर 1 से 12 तक है तो हम सबके लिए ही, जितने भी हम जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, इन सबके लिए ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं पूरे 140 दिन के लिए। तो पहले हम बताते हैं कि इसका प्रभाव हर लग्न पर क्या पड़ेगा और उसके बाद जिनकी भी शनिदेव की 7.5 या ढैया चतुर्थ हो या अष्टम हो, अब इस पर क्या फर्क पड़ेगा। इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो लग्न राशि होती है या जो लग्न का अंक होता है वो चंद्रदेव राशि से अलग होता है। अगर पहले घर में ही चंद्रदेव हों तो लग्न का भी और चंद्रदेव की राशि का एक ही मतलब होता है, परंतु ऐसे बहुत ही कम जातक होते हैं जिनका पहले घर में चंद्रदेव हो। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, शनिदेव इस दिन वक्री हो रहे हैं पूरे 140 दिन के लिए, तो इसका ज्योतिषीय प्रभाव इसमें यह रहता है मनोज जी कि वक्री होने की वजह से कोई भी ग्रह सूर्य की गर्मी से बचने के लिए एक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेट्रोग्रेशन मूवमेंट शुरू कर देता है, अर्थात वो पीछे की तरफ या उल्टी चाल चलनी शुरू कर देता है। इसी में हम दर्शकों बहुत ज़रूरी समझते हैं कि आपको शनि देव की दृष्टियों के विषय में अवश्य बताएं। आप सब जातकों को अवश्य ही शनि देव की पोजीशन अपनी कुंडली में ज़रूर पता होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले भगवान हैं, इंसाफ के राजा भी हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अवश्य ही ये पता होता है कि शनिदेव उसकी कुंडली में कहाँ पर हैं। शनिदेव जिस भी आपके घर के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ से उनकी अगले 3 घरों पर दृष्टि, उसके बाद बिल्कुल सामने 7वें घर पर दृष्टि और उसके अलावा 10वें घर पर दृष्टि या दशम दृष्टि होती है। इसका मतलब यह है शनिदेव जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। लेकिन जैसे हम मनोज जी बात कर रहे हैं कि ये शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 140 दिन के लिए, हमेशा वक्री शनि की अपने से पिछले घर पर अर्थात 12वें घर पर भी दृष्टि होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है दर्शकों, क्योंकि देखिए हम जिस प्रकार से एक ये बोलते हैं कि जब शनि उल्टे दृष्टि से 12वें घर को देखता है
तो 12वां घर जैसे हम एक ऐसा स्थान मानते हैं जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस का घर है, ये हमारे लॉसेस का घर है। तो कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप में नहीं चाहता कि उसके खर्चे बढ़ें, और आज की डेट में सबके लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपनी कर्म और आजीविका को चलाते हुए अपने खर्चों को कंट्रोल करना। जी हाँ, बिल्कुल। इसी में अगर 140 दिन के लिए शनिदेव दर्शकों वक्री हो रहे हैं तो सबको कहीं ना कहीं ये वाली प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। जैसे हम इसमें 12 लग्नों की बात करते हैं, जैसे मेष लग्न के जातकों के लिए इस समय जो शनिदेव हैं वो 11वें घर में आ जाएंगे, अर्थात लाभ स्थान के अंदर। तो ऐसे लोगों को एक तो लाभ से बहुत ज़्यादा कटौती देखने को मिलेगी कि उनका लाभ उन्हें बचना बंद हो जाएगा। इस प्रोग्राम के अंत में हम सबको ही एक ही महा उपाय बताएंगे, जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में यह आता हुआ समय काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी को एक अच्छी न्यूट्रलाइज्ड वे में रखेगा और इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। जैसे हम अगली अब राशि की बात करते हैं या अगले लग्न की बात करते हैं, जो कि है वृष लग्न। तो वृष लग्न के जातकों के लिए यह शनिदेव जो हैं वो कुंडली के 10वें घर में आ जाएंगे। इसके होने से उन व्यक्तियों को उनके प्रोफेशन में दर्शकों बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाने वाली है, क्योंकि 10वां घर हमारा प्रोफेशन का होता है। यहाँ पर वक्री शनि होने की वजह से उनके प्रोफेशन में उनको बहुत ज़्यादा एक कटौती देखने को मिलेगी, या जिसको ये कहें कि उनके काम में अवश्य ही कमी आ जाएगी। अब जैसे हम बात करते हैं तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि की, इसके अंदर शनिदेव जो हैं उस जातक के लिए उसके भाग्य भाव में होंगे और ये वहाँ पर वक्री हो रहे होंगे। वक्री शनि भाग्य भाव में होने से दर्शकों एक तो हमारा भाग्य बहुत ज़्यादा रूठ जाता है, क्योंकि शनिदेव की वक्री एक चाल स्टार्ट हो जाती है हमारे प्रति। यहाँ पर बैठा हुआ शनिदेव हमारे कार्यों को बहुत ज़्यादा देरी से करवाता है, तो इस चीज़ का हम सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी जातक, अब हम बात करते हैं कर्क राशि। जैसे हमने पिछले कार्यक्रमों में भी बताया कि कर्क राशि का शनि या कर्क लगन वालों के लिए शनि काफ़ी ज़्यादा खराब होता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा खराब बात यह रहेगी दर्शकों, इन जातकों के लिए जिनका भी लग्न जो है वो कर्क है, ये शनिदेव उनकी कुंडली के अष्टम में आ जाएगा। अष्टम में होने की वजह से अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होना, उसके अलावा जैसे इसकी 12वीं दृष्टि 7वें घर पर जाएगी तो डेली सोर्स ऑफ इनकम में 100% कमी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब हम 5वीं राशि की बात करते हैं, जो कि सिंह राशि होती है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये शनिदेव 7वें घर में आ जाएगा। 7वें घर में आने से जैसे हमने बोला डेली सोर्स ऑफ इनकम, और इसके अलावा पति पत्नी के भी संबंधों में कहीं ना कहीं खराबी पेश करेगा। और चूंकि इसकी 12वीं दृष्टि जो रहेगी वो 6ठे घर पे रहेगी, तो रोग रिपु ऋण अवश्य ही अचानक वाले जागृत हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये जब कन्या लग्न के जातकों के लिए होगा तो अब शनिदेव कुंडली के 6ठे घर में होगा, तो रोग रिपु ऋण के अलावा जहाँ जहाँ भी इसकी दृष्टि जाएगी ये वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्योंकि दर्शकों कुंडली के अंदर 3 भाव, 6ठा, 8वां और 12वां, इनको हम त्रिक भवन बोलते हैं, यानी ये अच्छे घर नहीं होते। 6ठे घर से कर्जा, 8वें घर से अनावश्यक मुसीबतें या फिर एक्सीडेंट्स वगैरह देखते हैं। इसी प्रकार से 12वें घर से हम लोग खर्चा देखते हैं और कारावास भी देखते हैं। तो कन्या लगन वालों के लिए ये शनिदेव जो हैं 6ठे घर से मूव हो रहे होंगे, तो रोग रिपु ऋण और 5वां घर भी इसमें साथ ही में 12वीं दृष्टि में आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें होना और बच्चों से भी समस्याएं रहना। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये शनिदेव 5वें घर में मूव करेंगे, और 5वें घर में होने की वजह से उस जातक के पिता को दिक्कत, स्वयं को दिक्कत, बच्चों को दिक्कत, और चौथा घर अर्थात हमारी प्रॉपर्टी का। ये खास तौर पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जितने भी लोग इस समय मकान बनवा रहे हैं वे कृपया करके अपनी जन्म कुंडली दिखा करके इस 17 तारीख से पहले ही, क्योंकि देखिए जो हम मकान बनाते हैं वो प्रॉपर शनिदेव होता है, तो सभी दर्शकों से हम यही आशा करेंगे कि वो उस समय अपनी जन्म कुंडली दिखा करके 17 जून को जो हम उपाय बताएंगे या तो वो करें, उसके अलावा भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण एक बार अवश्य करवा लें, क्योंकि ये चौथे ग्रह पे जो 12वीं दृष्टि होगी ये मकान बनते हुए बहुत ज़्यादा खर्चे क्रिएट कर देगी। इसी प्रकार से दर्शकों
जो अगला लगन है वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन वालों के लिए ये शनिदेव चौथे घर से मूव करेंगे। इसके अंदर इनका उल्टा होने की वजह से जिनका घर का काम चल रहा है वो अवश्य ही एक प्रॉब्लम से जूझेंगे कि उनका काम कहीं ना कहीं रुक जाएगा घर का, चाहे इसमें उनको लेबर ना मिले या लेबर की कोई भी प्रकार की लापरवाही की वजह से कोई बनी बनाई चीज़ को तोड़ करके फिर से उसको रिक्रिएट करने जैसी समस्याएं मेरे पास बहुत सारी आई हैं। और वो यही कारण होता है कि जब भी शनि इस प्रकार से वक्री हो जाते हैं तो उन जातकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबके सब अपनी एक बार जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से उपाय अवश्य ले लें, क्योंकि दर्शकों कार्यक्रम में बताए गए उपाय एक व्यक्ति के लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसलिए कारण यही रहता है और अच्छा यही रहता है कि आप स्वयं अपने उपाय खुद ही लें और उन्हें ही करें। अब हम बात करते हैं जैसे जो हमारी 9वीं राशि अर्थात धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए ये शनिदेव तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं, अर्थात छोटे भाई बहनों का घर, हमारे बाहुबल का घर और हमारी रिकग्निशन का घर। तो किसी भी प्रकार से लोग जो रिकग्निशन वाले कामों में हैं या जो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले कामों में हैं, फॉर एग्जांपल मॉडलिंग इंडस्ट्री हो गई या आर्मी वाले हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब 12वीं दृष्टि शनिदेव की होगी दूसरे घर पर अर्थात धन स्थान पर। तो इन लोगों का भी धन बहुत ज़्यादा एक जिसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस इन देयर मनी, वो इनको ज़रूर देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं जो भी इसके अंदर जो अगली राशि आती है मकर राशि। हालांकि दर्शकों ये शनिदेव की अपनी ही राशि है, उनकी बहुत प्रिय राशि है, परंतु जब भी शनिदेव दूसरे घर में होते हैं, क्योंकि दूसरा घर हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, हमारे ससुराल का भी घर है, इसलिए स्वयं के ससुराल से भी दिक्कत, ससुराल वालों को भी दिक्कत और अपने धन के संरक्षण में भी दिक्कत। आपकी सेविंग्स आप देखेंगे दर्शकों धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और आपको अपने पल्ले से किसी भी तरीके से अपने खर्चों को चलाना पड़ेगा। और यही शनिदेव क्योंकि 12वीं दृष्टि से आप पहले घर को देखेंगे तो 100% आपको आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट लगन की, जो कि है कुंभ लगन, और इसमें होने से शनिदेव आपके पहले घर में आ जाएंगे। इसी के अंदर आपके शनिदेव की दृष्टि जैसे 12वें घर पर पड़ेगी तो फिर वही अनावश्यक खर्चे, घर में कोई ना कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। इसके अंदर दर्शकों इंडिकेशंस इस प्रकार की रहती हैं कि जैसे शनिदेव से हम रिश्तेदारों में अपने अंकल्स या चाचा जी या ताऊ जी को देखते हैं, तो उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि उनके साथ अपने संबंधों को अच्छा रखें। और पिता के भी जो मित्र हैं या पिता समान जो लोग हैं या गुरु हैं, उनका सदा ही आशीर्वाद लेते रहें, ताकि ये शनिदेव का जो 140 दिन का ये अरसा है ये आपके लिए ज़्यादा नेगेटिविटी ना प्रोवाइड करे। क्योंकि दर्शकों देखिए, जब भी ये शनिदेव खराब होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा अवश्य ही कारण होता है। अगर आप गुस्से में ना रहें, इसके अलावा अपने बहुत ज़्यादा डिमांड्स को कंट्रोल में रखें, तो ये शनिदेव का जो ये फल है ये इतना ज़्यादा खराब नहीं होता। अब जैसे हम बात कर रहे थे, हमने आपको 12 लगनों के विषय में बताया दर्शकों। इसके अलावा देखिए जो भी इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे लास्ट वाले लगन की, जो कि है मीन लगन। मीन लगन के जातकों के लिए ये शनिदेव 12वें घर में आ जाएंगे दर्शकों, बहुत ही ज़्यादा। इसके अंदर एक प्रॉब्लम और भी है कि खर्चे के अतिरिक्त, क्योंकि अब यह 11वें घर को देखेगा, तो पिता के बड़े भाई को भी दिक्कतें और उसके अलावा स्वयं के पिता को दिक्कतें, स्वयं के शरीर में अलग अलग बीमारियां, क्योंकि ये प्रॉपर अब खर्चे के घर में बैठ गया और यहाँ पर इसने वक्री अपना एक चक्र शुरू कर दिया। और इस वक्त पर जो भी कुंभ राशि के अंदर शनिदेव है, एक तो उसकी तीसरी दृष्टि जो है वो सबसे पहली राशि अर्थात मेष राशि पे है दर्शकों, जहाँ पर ये नीच का फल देता है। तो इसलिए काफ़ी लोगों को ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इस वक्त पे इन 12 लग्नों के अलावा अपनी कुंडली में ये अवश्य जांच करवाएं कि हम क्या उपाय करके अपने शनिदेव को बहुत ज़्यादा सकारात्मक रख सकते हैं। अब हम जिन जिन राशियों पर ये शनिदेव की 7.5 चल रही है और जिन पर ढैया चल रही है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस समय जैसे सब लोगों को मालूम है कि जिन लोगों की भी चंद्र राशि मकर है या फिर कुंभ है या फिर मीन है, इन तीनों राशियों पे शनिदेव की 7.5 चल रही है। उसके अलावा दर्शकों जितने भी लोगों की जो चंद्र राशि है वह या तो
कर्क राशि है उन पर अष्टम की ढैया, और उसके अलावा जिनकी भी वृश्चिक राशि है उन पर शनिदेव की चतुर्थ ढैया चल रही है। तो चतुर्थ ढैया होने से सुखों में कमी, चाहे वो माता का सुख हो, प्रॉपर्टी का सुख हो, या किसी भी प्रकार से इवन वाहन खरीदने का भी सुख हो, तो इनमें आपको बहुत बड़ी एक कमी नजर आएगी। अष्टम का शनिदेव होने से, जिसको हम कंटका शनि भी बोलते हैं दर्शकों, इसमें भी होने से अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, झूठे इल्ज़ाम लगना, जिनका भी मुकदमा चल रहा है इस अरसे के अंदर, सभी लोग जो भी मुकदमों में फंसे हुए हैं उनके एक फेवर में मुकदमे का फैसला होना, उसमें थोड़ी सी आपको कठिनाई समझ में आएगी। इसलिए जो अब हम आपको एक महा उपाय बता रहे हैं जो इस सब समस्या को ठीक कर सकता है, कृपया करके आप उसे कर लीजिए। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसे 17 जून सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में कर लें। ये मनोज जी एक बहुत ही बढ़िया महा उपाय है, और इसको करने से दर्शकों, अगर आप अपने विषय में जानते हैं या आपके पास कुंडली है तो भी, वरना आप वैसे भी हनुमान जी की ये स्तुति करके अपने इस आ रहे महायोग को अच्छा कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। इसके लिए जातकों आपको बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप, जैसे हमने आपको बताया, रात को 10:56 से ये शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। तो हम जब सुबह ही इस काम को कर देंगे तो ये वक्री शनि का जो रूप है और या जो इसका दुष्परिणाम है, ये काफ़ी हद तक आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए दर्शकों, शनिवार की सुबह आप नहा धो करके, अगर हो सके तो लाल या गुलाबी कपड़े पहन लीजिए, और उसके बाद आप मंदिर में केवल 11 बूंदी के लड्डू लेकर के जाइए। उसके साथ आप 11 तुलसी के पत्ते, 11 लौंग और 11 इलायची, ये सब के सब मंदिर में ले जाइए। आप चाहे मंदिर में ही एक थाली ले लीजिए और उसमें लड्डू को रख दीजिए, वरना अपने घर से ही ये थाली लेके जाइए और थाली को मंदिर में छोड़ करके ही आइएगा। इसके लिए आप नई थाली भी खरीद सकते हैं, चाहे वो तांबे की हो या स्टेनलेस स्टील की हो या पीतल की हो, तो दर्शकों कोई भी थाली चल सकती है। तो जैसे हमने बाजार से थाली खरीदी और इसी के अंदर इन 11 बूंदी के लड्डू को डाल दिया। अब इन लड्डुओं को हमको पूजित करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे हम पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और इस लड्डू के ऊपर उस तुलसी के पत्तों को रख देंगे, और उसके ऊपर लौंग रख के आप इस इलायची को भी उसके ऊपर रख के थोड़ा सा दबा दीजिए, ताकि वो लड्डू और तुलसी का पत्ता और लौंग और इलायची ये गिर ना जाए। ठीक है, इसी प्रकार से आपने हनुमान चालीसा 11 बार पढ़नी है और एक एक बार ही ये पत्ता, लौंग और इलायची उसके ऊपर रख देनी है, और इसको अब आप हनुमान जी के आगे अर्पित कर दीजिए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरी कुंडली में शनिदेव जिस भी परिस्थिति में हो, क्योंकि दर्शकों हमने 11 लड्डू इसीलिए लिए क्योंकि हम 11वीं राशि जो मानते हैं वो कुंभ राशि ही मानते हैं, और शनिदेव अपनी स्वयं की राशि में ही वक्री हो रहे हैं। तो हमने इसलिए ये 11 का नंबर लिया। तो हम जब ये 11 लड्डू हनुमान जी को अर्पित करेंगे तो कुंभ राशि का शनि अगर अच्छा कर लिया जाए दर्शकों, तो ये लाभ भी बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये इनकी बहुत ज़्यादा प्रिय राशि है। अगर आपने ये वाला उपाय कर दिया तो आपके शनिदेव आपको काफ़ी हद तक बहुत ही सकारात्मक फल देंगे। हम आपको फिर से बता देते हैं कि एक एक लड्डू पर ये तीनों चीज़ें एक एक बार रखिए और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही रखिए। जब ये 11 लड्डू आप प्रभु को चढ़ा दें, अगर बाहर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं तो आप उनको प्रसाद के रूप में इन्हें दे सकते हो। और अच्छा ये रहेगा दर्शकों कि आप प्रसाद के रूप में इसे खुद ना खाएं, आप इसे भगवान को ही अर्पित कर दें। अच्छा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये बहुत अच्छा उपाय है। हमने बहुत वर्षों से ये बहुत लोगों को करवाया है मनोज जी। तो 11 हनुमान चालीसा का पाठ, 11 लड्डू, बूंदी का लड्डू जी, 11 तुलसी दल यानी पत्र, 11 इलायची, 11 लौंग जी। और जब जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये लड्डू और ये सब सामग्री हनुमान जी को अर्पित करते रहें और प्रसाद वहीं वितरित करके आ जाएं, खुद ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, देखिए, क्योंकि आप एक तरीके से प्रभु को एक वस्तु जैसे या प्रसाद के रूप में अर्पित कर रहे हैं। प्रभु को एक चढ़ाया हुआ प्रसाद अगर हम खुद ना ग्रहण करें और सच्चे श्रद्धा से उसे प्रभु के चरणों में ही छोड़ करके घर आ जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए, यह मीठा आपकी ज़िंदगी में उस मिठास को लेकर के आएगा जो इस शनिदेव की वक्री होने की वजह से आपकी ज़िंदगी से जा सकती है। तो इसलिए जब आप श्रद्धा से इसको प्रभु के आगे अर्पित करेंगे
तो यह प्रसाद आपके लिए अवश्य ही बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार अवश्य करेगा। तो शनिचरी अमावस्या 17 जून जी उस दिन ये उपाय जरूर कीजिए, और ये तो मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए। बिल्कुल। हर कोई करे तो उसके जीवन में मंगलमय उसका जीवन होगा, सुफल की प्राप्ति होगी, और निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा उस पर बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।